कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि 7 मार्च जब अमेरिका में होता है तो 8 मार्च पाकिस्तान में पहुंच चुका होता है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दें कि अमेरिका में वो बातचीत जो है वो शाम को 7-8 बजे हो रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में सुबह 4 बजे थे, और यकीनन हमने रिकॉर्ड से देखा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फजर के बाद जमा नहीं कराने के लिए आए थे, ये जोहर के बाद आए थे। तो बातचीत अमेरिका में पहले हुई थी, यहां पर बाद में पहुंची। फिर एक सवाल पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी, क्यों नहीं थे? वो इसलिए कि वो चाइना गए हुए थे और वो चाइना से उसके बाद पहुंचे थे, इसलिए उसके अंदर वो शामिल नहीं हो सके थे। फिर सर उन्होंने बात की कि मुआशी बहरान की। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, उसके बाद हमाद अजहर जब बात करेंगे तो बड़ी तफसील से ये जवाब देंगे इस बात का। लेकिन मुआशी बहरान को सिर्फ कूजे को मैं समझ दूं सिर्फ 2-3 चीजों से। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में मुल्क के अंदर जितना रोजगार पैदा करने में कामयाबी हासिल की, यानी 57 लाख रोजगार पैदा हुई मजीद पाकिस्तान में, तकरीबन उतनी ही इन्होंने 5 साल में 57 लाख, तहरीक इंसाफ में इमरान खान की हुकूमत में 3 साल में 55 लाख रोजगार पैदा हुए। ये उसके बावजूद है कि एक पूरी सदी का बदतरीन पैंडेमिक कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर भी आया हुआ था, जैसे बाकी दुनिया में आया हुआ था, उसके बावजूद यह कारकर्दगी। दूसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें दोनों मिला लें, 10 साल में जितनी हमारी बरामदात के अंदर इजाफा हुआ, इन दोनों हुकूमतों के 10 साल मिला के, सिर्फ ये रवां साल जो चल रहा है, इस 1 साल के अंदर तहरीक इंसाफ में हमारी बरामदात में उन 10 साल से ज्यादा इजाफा हो रहा है 1 साल के अंदर। और आखिरी चीज, बाकी जैसे मैंने कहा तफसील जो है वो हमाद इसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके मुआशी बहरान का 15 साल के बाद ये पहली दफा होने जा रहा है। अब ये इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, इसका मईशत के ऊपर जाहिर है बहुत मनफी असर पड़ रहा है, वरना ज्यादातर चांसेस यही हैं। तमाम तखमीने जो स्टेट बैंक के भी जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अभी आज से 2 महीने पहले तक के थे, ये पहली दफा हो रहा है 15 साल में कि 2 साल तवातर से मईशत की शरह नमू 5% से ज्यादा होने वाली है। ये 15 साल में पहले कभी नहीं हुआ है। तो बहरान तो की हकीकत तो ये है। आखिरी चीज जो उन्होंने बात की, जिसके ऊपर मैं हल्का सा जिक्र करता हूं, ज्यादा तफसील में फिर बाद में जाऊंगा, वो कह रहे थे कि बहुत अरसे से वो जिद्दोजहद कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, लॉन्ग मार्च की, क्या क्या किया, पीडीएम बना, फिर एक दिन जो है मरियम बीबी ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने गवाही दे दी कि पीडीएम तबाह हो गई। वो सारे उरूज नशेब उन्होंने सब हमें बताए। तो सवाल तो यही बनता है कि कोशिश तो आप सालों से कर रहे थे, ये क्या हुआ कि 7 मार्च को मुरासला भेजा गया और 8 मार्च से आपकी कामयाबी का आगाज हो गया? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा सर, फिर आइए, अच्छा आखिरी चीज में इससे पहले कि आगे चलूं, मैं जरा इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर बात कर दूं। उन्होंने कहा कि 7 महीना का अरसा चाहिए उनको इलेक्शन कराने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो आईनी जिम्मेदारी है उनकी कि उन्होंने इलेक्शन कराना है 90 दिन के अंदर अगर अर्ली इलेक्शन कॉल होता है, और खास तौर पे ऐसी सूरत हाल जहां पर ऐसा ऑल्टरनेट मौजूद हो कि अगर ये कामयाब होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक भानमती का कुनबा जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है। और वो कैसा कुनबा है उसकी हम थोड़ी सी आपको याद दिलाना चाहते हैं। ये वो हैं जो पिछले 20 साल से एक दूसरे को मुल्क का गद्दार, एक दूसरे को चोर और एक दूसरे को डाकू करार देते रहे हैं। ये हुकूमत 7 महीने चलेगी कैसे, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूं। ये वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो लोग जो कहते थे कि इनका पेट फाड़ कर इनका पैसा निकालेंगे, इनको खंभों से लटकाएंगे,
इनको लड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटेंगे, वो इनके दरबार पर हाजिरी दे के इनके घुटनों को हाथ लगा रहे। मुबारकबाद मैं इनको जरूर देना चाहता हूं। हाँ, और जरदारी साहब जो हैं, अगर वो इंसाफ पसंद इंसान हैं, जो मुझे यकीन है कि ये जरूर होंगे, तो ये इस मुबारकबाद के अंदर इमरान खान का हिस्सा जरूर मानेंगे। ना इमरान खान होते तो ना ये पहुंचते। अच्छा सर, अब आ जाए ये जमहूरियत पसंदी की जब हम कहानियां सुन रहे थे कि ये सारी जिद्दोजहद जो है वो जमहूरियत के लिए हो रही है, तो जरा जमहूरियत का जायजा दें। पाकिस्तान की कौम देख रही है, पाकिस्तान के नौजवान देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है। इस निज़ाम के लिए बड़ी बड़ी जद्दोजहद की गई, बहुत बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी गई, लोग फांसियों पे चढ़े इस जमहूरियत को बचाने के लिए। तो कौन सी जमहूरियत है जिसका नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है? जरा इसको तो देख लेना। सर मुझे ये बताएं कि ये जमहूरियत है या ये आइन है कि एक मुनहरिफ खातून रुकन एक एंकर को ये कहती है कि ये अच्छे आप जो मुझे लेक्चर दे रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन 23 करोड़ रुपए में मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। ये जमहूरियत होती है? हमारे लेजिस्लेटर्स की ये 2% की औकात हो जाए कि वो अवारी मेट्रो से एमपीए बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको गार्ड बोले कि तुम्हारी गोली लग चुकी है, वापस कमरे के अंदर जाओ, बाहर नहीं जा सकते। ये जमहूरियत है? ये आइन है? अभी मैं आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, अभी उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को बोली लगाकर खरीदा जाए, जहां जमीर बेचे जाएं, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। अगर वाकई में रब्बुल इज्जत के नाम हमारे सर के ऊपर हैं, वाकई में अगर हम इस जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन सबके सामने चोरी किया गया। अभी वो गिला कर रहे थे, हो सकता है हमसे तो नहीं गिला कर रहे थे, हमारे पास तो बंदूकें हैं नहीं जिससे हम पकड़ के लोगों को लाते हो, पता नहीं किससे गिला कर रहे थे, लेकिन वो गिला कर रहे थे क्योंकि बंदूकों वाले इनके लोग पकड़ के ले गए थे। हम आपको कह रहे हैं कि वीडियोस आई हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर, वीडियो के ऊपर एविडेंस है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। सादा सा इलाज बताया था कि आप बैठे साथ, बड़ी अच्छी बात है, अभी उन्होंने आईनी इंतखाबी तरामीम की बात की, एक जरा इस इंतखाबी तरमीम पे भी आ जाते हैं ना कि ये जो जमीर फरोशी होती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदों की बोली लगती है, जो वोट की बेइज्जती की जाती है, जो कानून को आइन की तहकीर की जाती है, इसका दरवाजा बंद करने के लिए भी तो आए जरा मैदान में, हम भी बैठते ना कोई पैसे के ऊपर अपने जमीर की बोली लगाए, ना कोई बंदूक वाला किसी को उठा के ले जा सके। फिर जनाब जरा आ जाएं इस जमहूरियत के ऊपर, जिस जमहूरियत के लिए आवाज पाकिस्तान की सरजमीन से ना बुलंद हो, जिस जमहूरियत के लिए आवाज जो है वो 7 समुंदर पार से सुनाई दे, वो जमहूरियत जहां अगयार बैठकर ये फैसला करें कि ये हमें कबूल है और ये हमें कबूल नहीं है। आप इसको भूल जाएं कि कौन वजीर आजम है जिसके बारे में यह बात की जा रही है। क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई खुददार पाकिस्तानी इस बात को मान सकता है, इस हुक्म को मानने के लिए तैयार हो सकता है कि अगर ये कुर्सी पर बैठेगा तो तुम्हारे मुल्क के लिए मुश्किलात होंगी, वो तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा? और अगर दूसरी साइड जीतती है, वो कामयाब होती है आदम एतमाद की तहरीक के अंदर, तो हर चीज की माफी दे दी जाएगी। क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहा है? ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुताबिक हो रहा है? मसला जो है, मैं भी आपको आगे आता हूं, मसला जो है ना स्पीकर साहब, वो मसला सियासी पार्टियों का फर्क नहीं है।
फर्क इस वक्त पीडीएम और तहरीक इंसाफ का नहीं है, फर्क इस वक्त इत्तेहादियों का नहीं है, फर्क इस वक्त मुनहरिफ अरकान किधर खड़े हैं किधर हैं नहीं है, ये उसका नहीं है। ये दो बुनियादी नजरिए हैं जिनका फर्क नजर आ रहा है आपको। एक नजरिया कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, एक नजरिए की आंख में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बेकारी हैं। दूसरा नजरिया कहता है ये 22 करोड़ खुददार लोगों का मुल्क दुनिया में किसी से कम नहीं है। और अगर हमसे वो सवाल पूछोगे जो इस मुल्क के, इस धरती के, इस अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, तो एक ही जवाब मिलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। और इसी दोराहे पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, इसी दोराहे के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि हमने फैसला करना है कि मुल्क को किस सिमत लेके जाना है। क्या वो कायदे आजम का पाकिस्तान होगा? क्या ये वो पाकिस्तान होगा जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वो पाकिस्तान होगा? एक खुददार पाकिस्तान होगा, एक आजाद पाकिस्तान होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। हमारे माँ बाप, हमारे नाना दादा नानी दादी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, सिर्फ जुबान से नहीं, सिर्फ माल से नहीं, सिर्फ हिजरत करके नहीं, जान की कुर्बानी दी। क्या उन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि कोई और मुल्क हमें यह बताएगा कि तुम किस मुल्क में जा सकते हो और किस मुल्क में नहीं जा सकते? क्या ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि अंग्रेज यहां से तो चला जाए, लेकिन हम यहां पर बैठ के अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों के सामने सर झुका के उनकी गुलामी करें? क्या इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? हरगिज़ इसके लिए यह कुर्बानी नहीं दी गई। जो फैसला इस वक्त कौम कर बैठी है, और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि कौम ने फैसला कर लिया है, खुददारी से जिंदगी गुजारनी है, आजादी से जिंदगी गुजारनी है, और वो पाकिस्तान बनाना है जो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का ख्वाब था। शायद ये बात मुझसे बेहतर, शायद ये बात मुझसे बेहतर मेरे दाएं तरफ बैठे हुए जो हमारे साथी हैं उनको समझ आ गई है। इसीलिए वो लोग जो कहते थे मुस्लिम लीग का टिकट बिकता है, जो कहते थे तहरीक इंसाफ का अगले इलेक्शन के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, आज हम उनको दावत दे रहे हैं, जनाब घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आए ना मुकाबला करें। आप भी इस ऐवान के मेंबर्स हैं। हम नहीं चाहते कि हमाद अजहर जैसों को मौका मिले कि वो आपके ऊपर वो फिक्रे कसें के नस गए जे, तो आप ना करें, आए मुकाबला करें। फैसला अगर आप वाकई जमहूरियत में, और मैं बिल्कुल बिलावल ज़रदारी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूं। उन्होंने एक बात पे बार बार आज जोर दिया, और मैं 100% उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हल जो है वो वोट है। तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, हल वोट से निकलेगा। लेकिन वोट किसका? वोट पाकिस्तान के अवाम का वोट, बेकाऊ माल का वोट नहीं, पाकिस्तान के अवाम का वोट। सर हम तो अगयार के लीडर्स को दुनिया का लीडर नहीं मानते। आपने सुनी होगी तकरीर, मैं नहीं उनका दोहराना चाहता नाम, कि कोई एक बहुत बड़ा कोई बार का लीडर है तो वो सारी दुनिया के लीडर। हम तो नहीं मानते, हम तो मदद मांगते हैं सिर्फ अल्लाह की जात से। हम तो यकीन रखते हैं ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन पर। अगर हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनके कदमों पे चलने की कोशिश करने वाले लोग हैं कि जहां 313 भी हो तो 1000 से जंग करने से घबराते नहीं हैं। हो सकता है हमारा एतमाद गलत निकले, क्योंकि हम तो जो है वो
जज्बे के साथ, जुनून के साथ अपने यकीन के ऊपर मुकाबला करने वाले लोग हैं। हो सकता है हम गलत साबित हो सकता है जो आपका दावा था दुरुस्त साबित हो, लेकिन इस मुल्क को अगर आप इस इंतशार से, और इसमें कोई शक न रखे, मैंने आपको बताया मैं किस चीज़ से बिलावल ज़रदारी की मुस्तकिल मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, मैं इनको बिलावल ज़रदारी साहब इसलिए नहीं कहता, हालांकि सीनियर लीडर हैं, क्योंकि इनकी एज जो है वो मेरे बेटे से कुछ 6 हफ्ते का फ़र्क है, तो दिस इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट। लेकिन बिलावल ज़रदारी की एक बात से तो मैंने इत्तफाक किया कि हम जो है वो वोट के ज़रिए इसका हल निकालें, लेकिन मैं एक बात से इनकी इत्तफाक नहीं करता। इन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी तरीका जो इस्तेमाल किया गया है, इससे जमहूरियत की राहें खुली हैं। स्पीकर साहब, आप मेरे अल्फाज याद रखिए, पता नहीं हम यहां पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है, इसलिए हम दावा नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं पता नहीं हम हो या ना हो। ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आपको ज्यादा इल्म होगा। लेकिन ये जो रिवायत शुरू की है, ये रिवायत रुकने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान में हुकूमतें सिर्फ 10-15 अरब रुपए लगाने से, वो तो बलूचिस्तान की खबर को सुनते में मिलती है कि 3.5 अरब रुपए में शायद हुकूमत बदल गई। अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है, अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है। मक्सी साहब, इतना पैसा हमारे पास होता तो मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता। अच्छा, हमें नहीं पता किसने करवाया, पता नहीं सच भी है कि नहीं है। अगर 15 अरब रुपए लगाकर इस मुल्क की हुकूमतें बदली जा सकती हैं, तो स्पीकर साहब, इस मुल्क के अंदर आज बदकिस्मती से इतना हराम का पैसा घूम रहा है जिसकी तादाद कोई नहीं है। ये जो सियासत शुरू होने वाली है, ये सियासत का इख्तिताम जो है वो कोई अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए चले, आप यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर वाकई जमहूरियत में आप यकीन रखते हैं, तो आए, इलेक्शन के मैदान के ऊपर आए और वहां पर आकर मुकाबला करते हैं। अब मैं आता हूं जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे जमहूरी निज़ाम का एक बहुत अहम सतून है। 3 हिस्से हैं हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर, मुकन्नना है, अदलिया है और हमारी इंतज़ामिया है, हुकूमत है। इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन स्पीकर साहब, हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़े लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। आप एक कानून को, आइन को मानने वाले इंसान हैं, इसलिए